दो चीज है, एक तो वैरायटी है और दूसरा है इसमें हाइब्रिड है। ठीक है, तो अभी हम लोग कॉटन का जब डिस्कस करेंगे तो उसमें वो सीड प्रोडक्शन में, तो उसमें ये सब सारा चीज आ जाएगा। अभी जो इसमें इंडिया में जो है आपको चार तरह का स्पीसीज जो है ग्रो होता है जनरली। आर्बोरियम है, हर्बेसियम है जिसको हम लोग एशियाटिक कॉटन बोलते हैं, इसके बाद हिरसुटम है, फिर बारबाडेंस है जो कि अमेरिकन कॉटन है। लेकिन जो मेन जो ग्रोइंग एरिया जो कवर करता है वो हिरसुटम कॉटन है। समझ रहे हैं जी। यस और यस। दोनों में अंतर है। जो एशियाटिक कॉटन है, आर्बोरियम और हर्बेसियम है, ये एक्चुअली ट्री कॉटन है। जो Yes. आर्बोरियम है वो ट्री कॉटन है। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा होता है, आपको एकदम जो है ना वो एक पेड़ की तरह आपको दिखेगा। बाकी जो है जो हिरसुटम है और बारबाडेंस है, ये सब जो है ना आपको हर्ब दिखेगा, हर्ब प्लांट, हर्बेसियस प्लांट है। Yes. ठीक है, तो अब ये क्या है कि अब फिर इसमें भी कई तरह का फाइबर है, कई तरह का फ्लावर है, अलग अलग है सब में। ठीक है, तो अब जैसे जो एशियाटिक कॉटन है उसका क्रोमोसोम नंबर आपको दिख रहा होगा 26 है, लेकिन जो अमेरिकन कॉटन है उसका क्रोमोसोम नंबर 52 है। ठीक है, वही डबल Yes. हुआ है। जो 2n है, वही जो 2n 2x करके 26 है ना, यहाँ 2n 4x करके 52 यहाँ पे इसमें अमेरिकन कॉटन में। ठीक है, और मेनली जो कॉटन का जो एक चीज और मैं बता दूं, कॉटन का जो ग्रोइंग एरिया है, ये जो हम ग्रो करते हैं उसका मेन पर्पस उसका फाइबर है, लिंट है। और जो लिंट जो है वो आपका सीड में जो है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ है। जो बाहर का जो सीड कोट का जो लेयर होता है उसमें जो ग्रोथ होता है आपका सिंगल सेल से जो ग्रोथ होता है पूरा एपिथेलियल का, उसमें से वो फाइबर डेवलप होता है। ठीक है, और फिर हम उसको पूरा वो सीड का सरफेस पे जो पूरा फाइबर लगा होता है, लिंट लगा होता है, फिर हम उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें अलग अलग फाइबर का भी लेंथ अलग अलग है। ठीक है, कुछ में क्या होता है कि लेंथ उसी सीड में आपको लेंथ ज्यादा मिलेगा, कुछ में कम मिलेगा। ठीक है, होता क्या है कि जो फाइबर वाला जो लेंथ ज्यादा है वो कॉटन के प्रोडक्शन में काम आता है। जो हमारा जो सूत बनता है, धागा बनता है कॉटन का, उसमें वो उसकी जिनिंग होती है मिल में जा करके। Yes. उसके बाद जो है वो छोटा छोटा वाला जो ग्रोथ होता है, जो बाहर का फाइबर का ग्रोथ, वो छोटा छोटा वाला जो है वो रह जाता है। तो वो उसके लिए हम लोग फिर डिफजिंग करते हैं, उसको हम लोग फज बोलते हैं। ठीक है, और Yes. बाद में जब हमको सोइंग करना होता है, जब वो क्या है कि सोइंग करने में हिंड्रेंस है वो, इसलिए क्या करना पड़ता है उसको डिलिंटिंग करना पड़ता है। आप H2SO4 कॉन्क H2SO4 या कॉन्क HCl से इस्तेमाल करके आप उसका डिलिंटिंग करके उस जो फजिंग वाला है उसको रिमूव कर देते हैं। यस ठीक है, तो ये एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज है। और इसमें अभी तो जैसे आंध्र प्रदेश में उस वहां पे जो इसका कॉटन का सीड जो है उसका ऑयल भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन जनरली ये भी वो लोग उतना प्रेफर नहीं करते हैं इसके ऑयल को कंजम्पशन करने में। ठीक है, जनरली वहाँ आंध्र प्रदेश में कोकोनट जो ऑयल है वो, पाम ऑयल जो होता है वो, ये सब बहुत चलता है। मस्टर्ड ऑयल जनरली उसका कंजम्पशन कम है। ठीक है, और जो आपका ये दो मेन ऑयल ज्यादा यूज होता है। तो जो कोकोनट Yes. ऑयल है उसका भी इस्तेमाल मतलब है, लेकिन उतना ज्यादा वहां पे अभी भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कॉटन का जो है ऑयल का, और ऑयल केक है उसका भी इस्तेमाल ऐसे एनिमल फीड के रूप में किया जा रहा है। तो वो भी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल इसमें बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप लोगों को पता Yes. होगा कि कॉटन जो पिंक बोलवर्म है वो, ठीक है, पिंक वो बोलवर्म बहुत वो है। वो सबसे ज्यादा हार्म करता है क्योंकि वो सीड पे ही फीड करता है। ठीक है, Yes. और अगर सीड ही खत्म हो गया तो जो फाइबर है वो सीड पे ही आ रहा है, तो फिर फाइबर आपको कहाँ से मिलेगा? और वो सीड को ही हार्म करता है, सीड को ही छेद कर देता है पूरा। तो आप उसमें, इसमें क्या है कि अर्ली क्या है, ये कैलिक्स के साथ इंटर करके अर्ली ही जो कैप्सूल में घुस जाता है। Yes. ठीक है, बहुत छोटा सा माइन्यूट हेल जो उसमें जो है एक होल बना रहता है। ठीक है, और उसमें अंदर करके वो अंदर ही अंदर पूरा वो खत्म कर देता है। तो अगर आप कोई स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे इसमें कारगर नहीं है। अगर आप स्प्रे कीजिएगा वो पूरा का पूरा सरफेस पे ही रह जाता है। तो उसमें क्या होता है कि Yes. फार्मर जो है
वो उनको इतना जानकारी नहीं होता कि इसमें कब स्प्रे करना चाहिए, कितने स्प्रे होगा। वो लोग फिर जो है वहाँ पे नॉलेज नहीं होने की वजह से या टेक्निकल जो है वो ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड का। ठीक है। वो तो फिर बाद में जब बीटी कॉटन का जब आया प्रोडक्शन होने लग गया तो उसके बाद ये कुछ Yes, घटा। जो बीटी कॉटन था तो ये सबसे रेजिस्टेंट हो जाता था आपका जो पिंक बोलवर्म है और ऑल टाइप का जितना भी बोलवर्म है उससे वो रेजिस्टेंट था। उससे प्रॉब्लम ये yes, उसमें ये चीज था कि कुछ हद तक पेस्टिसाइड का जो कंट्रोल जो है वो रुका। काफी हद तक हम लोग पेस्टिसाइड का कंट्रोल कर पाए। लेकिन फिर बाद में क्या हो गया, उसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई कि जो टेक्निकल नो हाउ जो फार्मर लेवल पे उनको बताया गया था कि आपको कैसे सोइंग करना है, किस तरह से रेशियो रखना है, क्योंकि अब हर एक जो प्लांट लगता था वो बीटी कॉटन नहीं होता था। उसमें एक पर्टिकुलर रेशियो दिया जाता था, इतना नंबर ऑफ प्लांट बीटी कॉटन का होगा, इतना नंबर ऑफ प्लांट जो होगा वो आपका नॉन बीटी कॉटन का होगा। क्योंकि सब अगर आप रख देंगे तो पेस्ट का रेजिस्टेंस बहुत फास्ट होता है, आपको पता होगा। क्योंकि 6 गुना जो है, 6 गुना उसके मल्टीप्लीकेशन का जो है वो ये है, क्या बोलते कैपेसिटी है। तो वो बहुत जल्दी yes, जल्दी जो है वो मल्टीप्लाई करता है और उसमें बहुत ज्यादा चांस होता है कि वो इसमें चेंजेज आ जाएगा, चेंजेज आएगा तो फिर वो जो भी बीटी कॉटन आपने लगाया है वो जो बोल वर्म है वो सब का सब रेजिस्टेंट हो जाएगा। वो फीडिंग करेगा और उसके बाद जो है वो फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उसमें कंसेप्ट यही था कि आपको पर्टिकुलर रेशियो दिया जा रहा है, उस रेशियो को आप उसमें डाल ले करके तब उसको फील्ड में लगाना है। लेकिन हुआ ये, स्टार्टिंग में जो जो कंपनी ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया वो उनके जो एम्प्लॉय थे उन्होंने उसका ध्यान रखा। जब जब वो विजिट किए, जब जब उन पे मतलब केयर किए, तब तक तो चला, स्टार्टिंग के फ्यू इयर्स चला। उसके बाद क्या है कि फार्मर जो अपने लेवल पे जब यूज करने लग गए तो ये चीज उनके ध्यान में नहीं रहा कि अगर ये भी हमको इस्तेमाल करना है। क्योंकि ऐसा जो है सीप का पैकेट अलग अलग होता है, वो तो दिखेगा नहीं। बीटी कॉटन ऐसा तो है नहीं कि उसमें आपको अलग कोई कैरेक्टर आ जाएगा। फार्मर लेवल पे तो ऐसे मार्फोलॉजिकल आपको दिखेगा नहीं। ठीक है। तो वो फिर उनको पता नहीं चल पाता था और वो जो है सीड जिस रेशियो में मिक्स होकर के लगना चाहिए वो नहीं रहा, तो नॉन बीटी जितना भी था वो हट गया और सारा का सारा बीटी लगा दिया। तो उसमें अब वो क्या हो गया, उसमें धीरे धीरे जो है पेस्ट के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस डेवलप होने लग गया। ये बहुत yes, बड़ा प्रॉब्लम आ गया उसमें। yes, और अभी भी जो है अभी उस पे और भी रिसर्च चल रहा है जिसमें कि अलग से जो है उसमें करना है। अभी नया उसमें लाना है बोल, उसमें फिर एक बोल गार्ड करके वन आया, फिर बोल गार्ड टू करके आया, अलग अलग जीन डाल करके। तो उसमें चलता रहता है। और इंसेक्ट पेस्ट से जो ह्यूमन और साइंस का जो है वो एग्रीकल्चर साइंस का फाइट हमेशा चलता रहता है। आप एक नया प्रोडक्ट देंगे वो yes, रेजिस्टेंट डेवलप करेगा, फिर आपको एक नया देना पड़ेगा फिर वो रेजिस्टेंट डेवलप करेगा, वो चलता रहता है। बस हमें थोड़ा ये ध्यान रखना होता है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना हो। इकोलॉजी का हम लोग थोड़ा ध्यान रखें और उसके बाद जो भी हम कोशिश करते हैं कि हम उसको लेकर के आगे बढ़ें। ठीक है। तो ये है आपका कल्टीवेटेड एरिया जो है जो इसमें एक चीज और है। अभी इस पे काम चल रहा है। आप लोग को पता होगा शायद कि कॉटन लीफ जो लीफ कर्ल जो वायरस है, ठीक है, yes, उस पे भी काम चल रहा है। अभी कोई वैरायटी या उस तरह का नहीं आया है, काफी दिनों से इस पे काम चल रहा है। और कॉटन लीफ कर्ल वायरस जो है काफी अफेक्ट करता है पर्टिकुलर एरिया में, जैसे राजस्थान के एरिया है, हरियाणा के एरिया है, वहाँ काफी इसमें प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है। तो उस पे भी काम चल रहा है कि उसमें भी कुछ इस तरह का कोई रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करके लाया जाए। काम चल रहा है, अभी तो हुआ नहीं कुछ ऐसा। ठीक है। तो ये कुछ ड्राई रीजन जो है yes, अभी जैसे गुजरात में भी है। गुजरात में भी कॉटन का अच्छा खासा कल्टीवेशन होता है, जो कि ड्राई रीजन जो कच्छ का जो एरिया है जहाँ रेनफॉल जो है वो ठीक ठाक है। और उसके बाद आपका मणिपुर में भी है, वहां पे भी होता है, हाई रेनफॉल का एरिया है। ठीक है। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम ध्यान रखना है कि क्लाउडी वेदर जो है वो काफी दिनों तक मेंटेन रहा है। अदरवाइज जो उसका जो कैप्सूल है वो ड्रॉप होने लगता है। इसलिए ड्राई yes, स्पेल जो है वो रहे तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर स्काई हो, ड्राई स्पेल हो, ये सब चीज इसमें ज्यादा अच्छा सूट करता है। जैसे हम प्लांट को भी हम yes, लोग ऑब्जर्व अगर करते हैं
तो प्लांट को देखिए कैसा है। अगर हम प्लांट को अगर इसे Yes. नॉर्मली अगर देखें, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है, जो लीफ का जो है, लीफ का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे बिल्कुल अलग ढंग का है। ठीक है, के बाद Yes. एक उसमें एक दो चीजें होती हैं, एक मेन ब्रांच होता है, एक साइड में निकल करके एक और ब्रांच होता है, जिसमें कि एक फ्रूटिंग ब्रांच होता है, एक वेजिटेटिव ब्रांच होता है। जो साइड वाला निकलता है वो वेजिटेटिव रह जाता है, मेन फ्रूटिंग ब्रांच अलग होता है। ठीक है, जब प्लांट ऑब्जर्व Yes. करेंगे तो आपको एक हर में दो तरह का ब्रांचिंग दिखेगा। एक ब्रांच में कुछ नहीं हुआ है, कोई बस सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है, और एक में आपका फ्रूटिंग वगैरह इतना है सब। ठीक है, तो ये है इसका प्लांट का स्क्वायर क्या है सर? क्या स्क्वायर फ्रूटिंग ब्रांच का आगे। जाओ स्क्वायर, कहाँ है? मुंह में नहीं लेना इसको। ये जो हेलो यस सर। हाँ, ये जो स्क्वायर है, ये एक्चुअली क्या होता है Yes. ना कि जो बॉल होता है ना, जो बॉल के जो यस नीचे का जो कैलिक्स होता है ना, कैलिक्स के पास का जो एरिया होता है उसमें एक लीफी स्ट्रक्चर होता है, यस। वो उसको हम लोग Yes. स्क्वायर बोलते हैं। इसमें ये है कि ये इंसेक्ट पेस्ट के मतलब स्क्वायर सर फिर से बोलिए तो। हेलो जो बोल होता है ना, हेलो। कॉटन बॉल कैप्सूल जो फ्रूट Yes. होता है, यस कैप्सूल होता है। हाँ यस फ्रूट, फ्रूट जो होता है, तो डेवलप होने से पहले यही आपको छोटा सा स्ट्रक्चर, एक स्क्वायर स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसके अंदर से फिर जो है बॉल का डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, सर तो हम लोग हाँ बर्ड। हाँ, बर्ड कह सकते हैं एक तरह से, अगर बर्ड भी नहीं कहेंगे क्योंकि बर्ड के चारों ओर से घेरे हुए रहता है। यस सर। ठीक है, तो वो एक स्क्वायर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं कॉमनली, मतलब इसको बोला जाता है। और इसमें क्या है, जो इंसेक्ट पेस्ट है वो यहीं पे आकर के सेटल्ड करता है और इसके थ्रू वो एंटर करने की कोशिश, यस और अर्ली स्टेज में ही एंटर कर जाता है। जो जब तक जो कॉटन बॉल है, वो जब तक कैप्सूल जो है, जब काफी वो होता है ना, सॉफ्ट होता है, उसको फिर छेद करके अर्ली स्टेज में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज है। यस सर। दूसरा है फ्रूटिंग ब्रांचेज, इसमें दो तरह का ब्रांचेज मैंने बताया, फ्रूटिंग ब्रांचेज है और एक वेजिटेटिव ब्रांचेज है। फ्रूटिंग ब्रांचेज को हम लोग बोलते हैं आपका सिम्पोडियल सिम्पोडियल ब्रांच, और जो वेजिटेटिव ब्रांच है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोडियल ब्रांच। यस। यस ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो है, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, फ्रूटिंग ब्रांच और आपका जो है फ्रूटिंग ब्रांच विथ लीव्स रिमूव, सो इट्स जिग जैग ग्रोथ हैबिट, जिग जैग ग्रोथ हैबिट होता है इसमें। और हर एक लेवल पे आप देखिए एक एक स्क्वायर यहाँ डेवलप हो रखा है, जो बाद में चल करके प्रोटीन बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एक स्क्वायर है यहाँ पे, हर एक, ये वाला। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है मल्टीपल लीफ है, जिग जैग ग्रोथ हैबिट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सिलरी में है, तो एक्सिल में भी जो है डेवलप होता है, फ्रूट डेवलप हो यस सकता है, और आपका हर एक लीफ के एक्सिल में फ्रूट डेवलप होता जाता है, ये भी है। और इसके हम उस पे आते हैं, फ्लोरल पे आते हैं, फ्लोरल स्ट्रक्चर। ब्रांचेस का देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे ये ग्रो करता है, यस। ये पूरा, अल्टरनेट। हाँ अल्टरनेट ग्रो करता है। अल्टर जिगजैग भी है। दोनों भी है, जिगजैग भी है। ठीक है, और इसको फिर एक चीज में, एक चीज और है, फ्रूटिंग ब्रांचेज, वेजिटेटिव ब्रांचेज। ठीक है, तो जो फ्रूटिंग ब्रांचेज है जहाँ पे कि सारा फ्रूट डेवलप हो रहा है उस पे, और वेजिटेटिव ब्रांचेज में जनरली फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होता है, सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये सारा है इसमें। यस इसके बाद ये है कि जो ब्रांचेज वगैरह, ये तो इसका स्ट्रक्चर है ही। अब ये है कि कॉटन बड फ्रॉम स्क्वायर टू ब्लूम, यही स्क्वायर टू ब्लूम आपको यहाँ से दिखेगा डायग्राम में, ये देखो, डेवलपमेंट ऑफ द बड फ्रॉम मैच हेड स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर हेड है, ये पूरा, ये जो आपका ये दिख रहा है पिन हेड स्क्वायर। ठीक है,
हेड हम मतलब स्क्वायर जनरली क्या है, मतलब जस्ट फ्लावर बड जो है वो डेवलप हो रहा है, प्राइमोर्डियल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, फ्लोरल प्राइमोर्डियल, ठीक है, वो उसमें yes से sir, डेवलप हो रहा है, स्टार्टिंग स्टेज है वो। फिर धीरे धीरे करके वो मैच शेड स्क्वायर में आ गया, फिर स्क्वायर ग्रोथ मिड पॉइंट आ गया, फिर कैंडल ग्रोथ हो गया, फिर बाद में चल के व्हाइट ग्रोथ। ये फ्लावर का ही ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक। Yes. इसके बाद जो है ब्रैक्ट इसमें काफी प्रोमिनेंट होता है, और ब्रैक्ट जो है वो भी एक आप देख रहे हैं कि बाहर का जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो है, ये ब्रैक्ट आप देख रहे हो सबसे बाहर में जो निकला हुआ है ये, ठीक है। ये ब्रैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ये भी कारण है कि ये तो फोटोसिंथेसिस में मदद करता ही है। दूसरा एक इसका ड्रॉबैक ये है कि इन जो बोलवर्म है वो यहाँ पे सेटल होता है, और ये फिर एंटर करता है यहाँ से छेद कर, ये प्रॉब्लम है इसके साथ, ठीक है। फ्लावर अगर हम लोग देखें तो फ्लावर जो एक एक्स्ट्रा एक्सिलरी टर्मिनल एंड सॉलिटरी सब है इसमें। इसके बाद जो है फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखो कॉटन का फ्लावर, स्टाइल, Yes. फिलामेंट, इसमें क्या होता है, स्टैमिनल कॉलम बनता है, ठीक है। सारा स्टैमिन जो है, ये जो आप देख रहे हो सारा स्टैमिन एक स्टैमिनल कॉलम बना हुआ है, और उसमें जो है सारा का सारा जो स्टैमिन आपको दिख रहा है फिलामेंट के साथ, एंथर और स्टैमेन, ये सब इसमें से निकला हुआ है, और सबसे ऊपर की तरफ पिस्टिल होता है, ये वाला पार्ट, और इस सब नीचे की तरफ जो है स्टैमेन निकला होता है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर एकदम गोल की तरह घुमा होता है, हम लोग इसको स्टैमिनल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। जब आप इसको अगर नीचे से अगर अगर आप इसको टीयर आउट करोगे तो पूरा का पूरा जो है ना कॉनिकल शेप टाइप का लिखता है, वो होता है वो, और वो पूरा फिर अंदर से पूरा अलग हो जाएगा, और उसमें सबसे टॉप पे पिस्टिल होता है, ठीक है। yes sir, अ, उसमें दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों होता है। अब आप एक चीज इसमें ये भी देखो कि ये कॉटन जो है वो जनरली ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी है, 5 to 50% इसमें क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। yes sir, 5 to 50% इसमें क्रॉस पॉलिनेशन है, और बाकी जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन है। अब इसमें आप ये चीज देखो कि ये फ्लावर काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा है, और इसमें एक चीज ये है कि फ्लावर जो है वो मतलब जैसे हम लोग को इमेस्कुलेशन और पॉलिनेशन करना होता है, तो ये सारा का सारा हमको रिमूव करके और बड स्टेज में ही पॉलिनेशन कर देना होता है, उसका फिर बैगिंग इसको करना सर होता प्रैक्टिस को है। इसको एक एक फ्लावर को इसमें सिंगल फ्लावर पॉलिनेट करके, ठीक है, बर्ड स्टेज में yes sir, पॉलिनेट करके, और तब उसको फिर जो है बैगिंग कर देनी होती है। ये फ्लावर चूंकि बड़ा होता है, काफी इसका साइज बड़ा है, इसलिए इसको पॉलिनेट करना आसान है। इसीलिए इसमें क्या होता है, एक चीज yes sir, और है, अभी हम सीड प्रोडक्शन में बताएंगे, हम यही बता देते हैं कि जो इसमें एक जो है आपका मेल स्टेरिलिटी जो सिस्टम है, वो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम इसमें अवेलेबल है। मतलब ये है कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होगा तो 50% प्लांट जो है मेल स्टेराइल होगा, और 50% प्लांट जो है मेल फर्टाइल होगा, ठीक है। तो जब आप अगले सीजन yes में sir, इसको आप लगाएंगे फील्ड में, क्योंकि जो मेल स्टेरिलिटी है वो रिसेसिव जीन से गवर्न हो रहा है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर इनटू स्मॉल आर, तो अगर हम क्रॉसिंग करते हैं तो फिर हमें जो मिलता है, फिर अगेन आपको कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में मिलेगा, 1:1 में, अगले सीजन जब आप लगाएंगे तो, ठीक है। yes होता sir, क्या है कि 50% प्लांट इसमें मेल फर्टाइल होता है, 50% प्लांट जो है मेल स्टेराइल होता है, तो जो मेल फर्टाइल हो गया वो मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन जो मेल स्टेराइल है वो मेरे काम का होता है, क्योंकि हम उसमें फिर पॉलिनेशन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो yes sir, डिजायरस पॉलन है जो हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, उसमें हम पॉलन ले करके उसमें डस्टिंग कर करके हम उसका जो है वो कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन
ये काम जो मेल फर्टाइल हो गया तो वो मेरे किसी काम का नहीं रह गया। तो अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 50% एरिया जो है वही आपका सीड प्रोडक्शन देगा, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। 50% एरिया आपका बर्बाद हो गया। इसीलिए इसमें जीएमएस सिस्टम जो सक्सेसफुल है, लेकिन फिर भी कोई अडॉप्ट नहीं करता है। एक तो कारण क्यों ये है, नहीं करता? 50% आपका एरिया बर्बाद हो जाएगा अगले सीजन में। अच्छा, इसीलिए। कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, तो 1:1 हुआ। मतलब अगर 10 सीड अगर आपके पास आया है तो 50 सीड जो है, 5 सीड जो है वो मेल फर्टाइल है और 5 सीड जो है मेल स्टेराइल है। तो जो मेल फर्टाइल हो तो आपके किसी काम का नहीं, जो मेल स्टेराइल है वही काम का है। यस। ठीक है, क्योंकि उसपे आपका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन उसी पे होना है। yes, ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है कि मिक्सचर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेल फर्टाइल वाला जो है वो पॉलिनेट कर देगा। ठीक है, तो उसमें उसमें क्या होता है, 50% एरिया जो है आपका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में खत्म हो गया, 50% से ही आपको प्रोडक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक इसमें प्रॉब्लम होता है। इसीलिए अभी भी क्या, एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो इसमें हैंड इमेस्कुलेशन और हैंड पॉलिनेशन करते हैं वो इसमें इजी मेथड है। और चूंकि फ्लावर का साइज बड़ा होता है, इसमें करना आसान होता है। और अगर एक फ्लावर को आप पॉलिनेट कर देते हैं तो आपको एक कैप्सूल से लगभग 7 से 8 सीड जो है वो आपको मिल सकता है, तो वो फिर इजी हो जाता है। ठीक है, यस। जैसे हम राइस और व्हीट में करते हैं ना कि अगर एक फ्लावर किए तो आपको एक सीड मिला, एक एक फ्लावर को करेंगे एक एक सीड मिलता जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सिंगल सीडेड फ्रूट है, राइस और व्हीट हुआ। लेकिन यहाँ पे ये मल्टीपल वाला, मल्टीपल सीडेड फ्रूट है। ये 7 भी है, 8 भी हो सकता है, तो ये थोड़ा इजी पड़ता है। और ये जिस एरिया में ग्रो होता है उस एरिया में लेबर अवेलेबिलिटी जो वर्क फोर्स जो अवेलेबल है वहां पे, वो भी काफी चीप है। जो कंपनीज हैं जो सीड प्रोडक्शन करती हैं, या जो यूनिवर्सिटी वहाँ पे सीड प्रोडक्शन जो उनके सुपरविजन में हो रहा है, वो लोग भी प्रेफर करते हैं कि हैंड पॉलिनेशन ही किया जाए। हैंड पॉलिनेशन एंड yes, इमेस्कुलेशन का जो मेथड है उसको अडॉप्ट किया जाए। ठीक है, तो ये है एक स्ट्रक्चर। अब फ्लावर का आप देखो, और ब्रैक्ट इसमें काफी प्रोमिनेंट है, आप देख रहे हैं एपिकैलिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रैक्ट काफी प्रोमिनेंट है, ब्रैक्ट काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इस तरह से ही फ्लावर होता है ये। इसका स्ट्रक्चर ही जब ओपन होता है तो इस तरह का दिखता है। ठीक है, इसके बाद जो है हाँ, फ्लावरिंग का आप लोग एक बार स्टेज देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और होता है कि नेक्टरी ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, वो yes, ब्रेस्ट के जस्ट नीचे, जहां से कि इस जो है लिक्विड जो है वो मतलब बाहर आता रहता है, तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए है। ठीक है, अगर हम पॉलिनेशन बोले तो अगेन आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हनी बी, है ना, उसी से इसमें yes, पॉलिनेशन। यस। ठीक है, अब जो है फ्लावरिंग का जो स्टेज है, फ्लावरिंग का जो स्टेज है, व्हाइट फ्लावर, फर्स्ट डे में आपको व्हाइट फ्लावर मिल गया, सेकेंड डे में ये पिंक फ्लावर हो गया। ठीक है, उसके बाद जब हम डे 3 to 4 हो गए के समय पे आने पे पिंक जो है वो सिवल होने लगा फ्लावर। ठीक है, और डे 5 और 7 पे आकर के वो सिवल फ्लावर जो है वो खत्म हो गया, मतलब पॉलिनेट हो चुका है। अब इसमें जो है फर्दर सीड प्रोडक्शन का कार्य, सीड प्रोडक्शन मतलब ये फर्टिलाइज हो चुका है। अब ये जो अपना कैप्सूल ग्रो करेगा और सीड का डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, yes, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसमें जो भी कंसेप्ट है। दूसरा चीज है कि ये सारा चीज आ गया। अब एंड्रोसियम जो है, जैसे मैंने बताया, स्टैमेंस का जो है न्यूमरस होता है, बहुत सारा है, और स्टैमिनल कॉलम इसमें बनता है। ठीक है, और मोनोडेल्फस होता है, सब एक ही के साथ फ्यूज होकर के एक पूरा कॉलम बना दिया। ठीक है, और पेटल के जस्ट ऊपर होते हैं, भी पेटलस कंडीशन होता है सारा स्टैमेंस का।
ठीक है। और स्टैमिन का तो इवन कि अगर आप देखेंगे तो 90 टू 100 स्टैमिन तक उसमें होता है किसी किसी मतलब ये स्पीसीज में। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टैमिन्स बहुत होते हैं इसमें। तो एक तो ये चीज हो गया। दूसरा है कि हाँ, ये स्ट्रक्चर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, काफी इंपॉर्टेंट गाइनोसियम का। देखिए नंबर ऑफ स्टैमिन, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है फोटोग्राफ? यस यस। सर दिख रहा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कैलिक्स, नीचे की तरफ कैलिक्स है, फिर एक लंबा एक स्टेमिनल कॉलम बना हुआ है ऊपर टिप तक, और टिप पे आके स्टिग्मा है। ठीक है, वो एंथर्स हो गया। यस। फिर इसके बाद मोनोएडल्फस जो एंड्रोसियम है, सब फ्यूज्ड है। ठीक है, तो ये इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। और ये फिर जो है ऑफेन क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें कम से कम पॉलिन ग्रेन जो है, एक फ्लावर में 10,000 पॉलिन ग्रेन बनता है। ठीक है, और अगर हम लोग यस। मेज से कंपेयर करें तो मेज एनिमोफिली है, और उस केस में क्या होता है कि वहां पे एक टैसल जो है वो 1.5 करोड़ लगभग जो है पॉलन जो है प्रोड्यूस करता है। और ये ऑफिस क्रॉस पॉलिनेटेड है, और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन आपका इंसेक्ट से होता है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जो पॉलन जो है वो घट गए। ठीक है, तो ये है। स्ट्रक्चर है पूरा। फिर ये कैलिस का दिया हुआ है, गैनोसियम है, फिर ये स्ट्रक्चर ये नीचे की तरफ गैनोसियम ओवरी का स्ट्रक्चर हो गया, फिर ये स्टाइल हो गया, फिर ये टिप स्टिग्मा हो गया। ठीक है, फिर कैलिक्स का स्ट्रक्चर है ये बाहर की तरफ जो होता है, इपिकैलिक्स हो गया एक बाहर की जो जिसको हम लोग ब्रैक्ट बोलते हैं। और ये कोरोला जो होता है, वेरिएशन आपको दिखेगा, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग कलर का है। जैसे ट्री कॉटन में जो बारबाडेंस है या आर्बोरियम में, उसमें अलग कलर होता है। हिरसुटम में अलग कलर, जनरली पिंक कलर होता है जो कि हिरसुटम में होता है। ब्राउन कलर जो होता है वो जनरली आर्बोरियम में होता है जो ट्री कॉटन है। ठीक है, तो अलग अलग फ्लावर में भी अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग कलर है फ्लावर। ये आपका फ्रूट है जिसमें आपको लॉक्यूल दिखाया गया, 1 2 3 4, क्योंकि फॉल्स सेप्टम से ये बना हुआ है ये पूरा। 1 2 3 4 है, एक सीट दूसरे सीट से फॉल्स सेप्टम से अलग हो रखा है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए कि इच लॉक्यूल में द राइपेंड बोल कंटेन्स सीड्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 9, मतलब 1 से 9 जो है सीड तक वेरी करता है हर एक लॉक्यूल में। अगर 9 सीड अगर हम अगर यस। मैक्सिमम मान के चलते हैं, और अगर 4 लॉक्यूल है, 36 सीड आपको एक पॉलिनेशन से मिल जाए। एक पॉलिनेशन करेंगे, 36 सीड तक हाइब्रिड सीड आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये इसमें ये चीज है। इसके बाद जो सीड है, जो कॉटन का है, वो सीड इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि फिर बाद इसमें भी में फ्लावर का कलर। है। आप क्या पूछो? हेलो? हेलो। हेलो। बोल रहे हैं सर कि फ्लावर के कलर में वेरिएशन आता है। फ्लावर कलर में हेलो। वेरिएशन स्पीसीज में तो होगा ना, स्पीसीज में होता है। देखिए, एक्सचेंज में भी तो हो रहा तब है। स्पीसीज चेंज रहेगा तो एक ही स्पीसीज में नहीं ना। नहीं होगा ना। वो कि सिर्फ ये होता है कि पिंक, जैसे पिंक फ्लावर जैसे हिरसुटम में होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे सीवल करेगा और लाइट हो जाएगा और ड्राई होकर के गिर जाएगा, कलर में चेंज नहीं होगा। ड्राई फ्लावर कैसा होता है, सूख गया। तो हम्म ऊपर तो हुआ है ना सर, ऊपर में कलर डिफरेंट में, स्टेज में। नहीं कलर में चेंज वैसा नहीं है। ये देखो, व्हाइट से पिंक हो गया है सर। ये अलग यस चीज सर। है, वो तो स्टार्टिंग में सब स्पीसीज का है। वहां पे वो उस तरह का चीज नहीं है। बाद में जो है मेन स्पीसीज का जो अपना कलर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। यस आप देखो डे 2 में पिंक है ना, यही डे 3 यस में, डे 3 to 4 यस। में क्या हो गया, डार्क पिंक हो गया। लेकिन बाद में जब विदर होने लग गया, तो सिल्वर लोग गिरने लग गया, ये तो अभी भी पिंक ही है। यस।
स्टार्टिंग से ये कब ये नहीं करना है, वो ऐसा नहीं कि वहाँ व्हाइट फ्लावर है तो फ्लावर में चेंज कलर में चेंजेस हो रहा है, ऐसा नहीं है। इट डजंट मीन कि जो फ्लावर का कलर है वो स्पीसीज वाइज चेंज होगा, क्योंकि वो होल ग्रोइंग पीरियड जो है वो कलर जो है आपका मेंटेन रहेगा। अगर ब्राउनिश है तो ब्राउन मेंटेन रहेगा, अगर पिंक है तो पिंक मेंटेन रहेगा, है कि नहीं? ये चेंज नहीं है, ये तो ग्रोथ स्टेज के साथ है, ये इसको हम लोग चेंज नहीं बोलते हैं। अगर हाँ इसमें चेंजिंग होता कि हर एक 4 दिन पे अगर व्हाइट है फिर पिंक हो गया फिर ब्राउन हो जाएगा फिर रेड हो जाएगा, तब दैट इज डिफरेंट चीज, वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन ये यहाँ पे चेंज नहीं है ये। यस। ठीक है। ठीक। हाँ वो ये अलग चीज है। ये पिंक है तो डार्क पिंक हो गया, उसके बाद जाकर के वो फिर बाद में जो विदर होकर के नीचे गिर गया, जब ये नीचे ग्राउंड पे गिरा होता है तो ऐसा नहीं होता है कि इसका अपना पिंक का जो ओरिजिनल कलर है वो खत्म हो गया, वो रहता है। अब पूरा विदर होकर के उड़ नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है इसमें। हाँ स्पीसीज वाइज अगर आप देखोगे तो स्पीसीज वाइज इसमें कलर में चेंजेस है, स्पीसीज वाइज कलर में चेंजेस है। अदरवाइज क्या होगा पता है, जब वो सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर अगर फील्ड में एंटर करेगा तब तो कहेगा कि तो डिफरेंट यस है, सर। डिफरेंट है। कैसे? तो 50% फ्लावरिंग का हम डेटा लिया जाता है स्टार्टिंग में, और सभी फ्लावर इतना फील्ड में लगा हुआ है वो सब तो एक स्टेज पे होगा नहीं। और उसमें इसमें जो ग्रोथ है वो आपका इनडिटर्मिनेट नहीं है, डिटर्मिनेट ग्रोथ नहीं है कि एक बार ग्रो हो गया फिर फ्लावरिंग एक साथ हो गया, ऐसा तो है नहीं। उसमें भी आपका 50% फ्लावरिंग वेरिएशन आता है, यस। इसमें तो इनडिटर्मिनेट यस ग्रोथ है ना? इस तरह का चीज जो है वो मतलब वेरिएशन कभी, और वो भी क्या है, सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर स्टार्टिंग इंस्पेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, वो आएगा जब प्रॉपर कलर उसमें आ जाएगा तब वो एंटर करेगा। तब उसमें अगर कोई वेरिएशन, अगर कोई व्हाइट फ्लावर दिख गया, कोई आपको ये दिख गया, मतलब पिंक ये ब्राउन दिख गया, तब उसको लगेगा कि नहीं अभी कुछ दूसरे ही मिक्स हो गया है ठीक है। उसमें और भी होता है, यस। सिर्फ फ्लावर के कलर पे ही नहीं है, और भी इसमें डिफरेंसेस होते हैं। अगर वैरायटी है तो उसको भी अलग अलग, जैसे ब्रेड का शेप है, ब्रेड का साइज है, फिर आपका नंबर ऑफ ब्रांच, बहुत सारा पैरामीटर होता है जो अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो उस पे वो आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, ये फ्लावर डेवलपमेंट से लेकर के बॉल फॉर्मेशन तक है, ये कैप्सूल फॉर्मेशन तक है ये। और मालवेसियस फैमिली है इसका, इसमें थोड़ा ध्यान रखने की बात है। मालवेसियस फैमिली है और यही फैमिली आपका भिंडी में भी है, और दोनों के यस फ्रूट सर। को हम लोग कैप्सूल ही बोलते हैं। वो लंबा कैप्सूल है और इस वो का लंबे साइज में लेंथ उसका ज्यादा होता है, इसका ये छोटा है, बॉल सेपेट का है। और वो क्या, फिंगर सेपेट है, लेंथ लंबा होता है। यस। ठीक है, दोनों सेम फैमिली के हैं। और इमेस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन तो वही सेम चीज है। इमेस्कुलेशन पॉलिनेशन जो आपको करना होगा वो मॉर्निंग के टाइम पे 8:30 टू 10 AM, 10:30 AM। ठीक है, और एक्सटेंट ऑफ पॉलिनेशन तो एज आई टोल्ड कि 5 to 30 लिख रहा है, बट ये 50 तक भी जा सकता है, इसलिए ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है ये। ठीक है, ये चीज, बाकी रिमेनिंग चीज कॉमन है। अगर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है तो हैंड पॉलिनेशन एंड नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा F1 हाइब्रिड, हैंड पॉलिनेशन एंड नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा है केमिकल गैमेटोसाइड, जो कि मेल गैमेटोसाइड, जो कि मतलब मेल स्टेरॉयड इंड्यूस करने के लिए, अगर जिस लाइन को हमको अगर मेल स्टेरॉयड लाइन बनाना है तो उस पे हम स्प्रे कर देते हैं, उसके बाद वो मेल स्टेरॉयड लाइन बन गया, फिर उसमें पॉलन जो है डस्टिंग करेंगे उस स्टिग्मा पे, और उसके बाद उसमें हाइब्रिड से प्रोडक्शन हो जाएगा। और दूसरा होता है कि आप जेनेटिक मेल स्टेरॉयड आप और साइटोप्लाज्मिक कीजिए, लेकिन साइटोप्लाज्मिक अभी इसमें इफेक्टिव नहीं है। जेनेटिक मेल स्टेरॉयड तो वेल एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन प्रॉब्लम बस वही है जो मैंने बताया आप लोगों को। और हाइब्रिड कॉटन का रोल है, हाइब्रिड कॉटन काफी इंपॉर्टेंट कॉटन हो जाता है, क्योंकि इसमें फिर फाइबर का प्रोडक्शन ज्यादा होता है,
नंबर ऑफ सीड ज़्यादा बनेगा, फिर फाइबर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, इसलिए वो इम्पोर्टेंट तो है। Yes. ठीक है, तो इसलिए और Yes. बीटी कॉटन जो कंसेप्ट आया था, वो आप किसी में ले लीजिए, आप तो वैरायटी में लीजिए चाहे हाइब्रिड में लीजिए, वो तो सिर्फ सिंपली जीन इंसर्ट करना था, क्रॉस से वो इंसर्ट किया गया। वो आप हाइब्रिड में भी ले सकते हैं, वो आप क्योंकि जो हाइब्रिड आप लेंगे वो वन टाइम यूज होता है। ठीक है, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करके आप क्रॉसिंग कर लीजिए, क्रॉसिंग करके सर्टिफाइड सीड जो है वो फार्मर को दे देना होता है, तो वन टाइम यूज करके अपना वो लगा लिए। लेकिन जो प्लांट वहाँ डेवलप हो रहा है, प्लांट वहाँ ग्रो कर रहा है, उसमें बीटी कॉटन का जीन जो है वो ट्राई1AC प्रोटीन वाला डेवलपमेंट वाला जीन जो है उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एक चीज है इसमें। और टाइमिंग लगभग इमैस्कुलेशन का वही है, 4 and 6 PM में इमैस्कुलेशन, या सुबह मॉर्निंग में भी हम लोग कर सकते हैं, 11 बजे भी करते हैं। और क्रॉसिंग करने का टाइम जो है वो 9 से 11 AM तक है। मॉर्निंग में भी इमैस्कुलेशन होता है, लेकिन वो इमैस्कुलेशन करके तुरंत पॉलिनेट करना संभव नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और अगर आप नहीं फ्लावर पॉलिनेट कर पाए तो इवनिंग तक उसका रिसेप्टिविटी जो है इसका स्टिग्मा का, और फिर जो है पॉलन का जो वाइबिलिटी जो है, हालांकि उसको हम लोग फ्रीज में रखते हैं, लेकिन फिर भी जो है प्लांट कितना एक्सेप्ट करेगा इवनिंग टाइम में स्टिग्मा, उतना पूरा दिन भर रहने के बाद, वो भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर वो फर्टिलाइज नहीं कर पाया, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ अगर समय से नहीं हुआ, तो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइज नहीं होगा तो सीड प्रोडक्शन नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये सब Yes. सारी चीजें हैं, और इसमें काफी सिर्फ ऐसा नहीं कि पॉलिनेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन भी हो गया, कोई जरूरी नहीं है। पॉलिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट है और फर्टिलाइजेशन अलग चीज है। तो फ्लावर पॉलिनेट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो फर्टिलाइज हो जाएगा, वहां पे सीड प्रोडक्शन हो ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं। Yes. ठीक है, तो यही ना डिफरेंस आ जाता है। जब हीट स्ट्रेस पड़ता है तो पॉलिनेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ ही नहीं हुआ, इसलिए नंबर ऑफ सीड आपका घट, Yes. ये एक प्रॉब्लम है। और वही पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तब हीट स्ट्रेस पड़ गया, उसका सीड का साइज का ग्रोथ, सीड का जो साइज है वो साइज घट गया, जो नॉर्मल होना चाहिए। दोनों चीजें है, वो डिपेंड करता है टाइमिंग क्या है, कब जो प्लांट जो है वो हीट स्ट्रेस में कब आया, ये इस पे डिपेंड करता है। तो मिल और ये स्टेट कैसे कैलकुलेट किया है सर? क्या क्या हेलो सर, हाँ, ये कैसे कैलकुलेट किया है सर? क्या मिल कैलकुलेट, फ्लावर कलेक्ट, मिल कौन सा, फ्लावर उसके बाद ऐसे 150। क्या ये वाला, ये सर, ये तो उसके बाद 151 kg। नहीं, ये एक्चुअली क्रॉसिंग है, इमैस्कुलेशन। हर एक सीड प्लॉट में कितने फ्लावर को आपको इमैस्कुलेट करना है, और कहाँ से कितना पॉलन कलेक्ट करना है, कितना उसमें फिर फर्टिलाइज करना होगा, ये सब दिया हुआ है। आप देखो ना, द इनॉर्मिटी ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन हैबिट कॉटन सीड प्रोडक्शन कैन बी रियलाइज्ड बाय द एक्सटेंट, कितना बड़ा वर्क है वो इसमें बताया गया है, एक्सटेंट ऑफ क्रॉसिंग एंड इमैस्कुलेशन वर्क। हर एक सीड प्लॉट में क्रॉसिंग या इमैस्कुलेशन का वर्क करना है। अब आप देखो, इट इज नेसेसरी टू इमैस्कुलेट 1,76,633 फीमेल फ्लावर, ये आपको इमैस्कुलेट करना होगा। ठीक है, एंड कलेक्ट पॉलन फ्रॉम 22,080 मेल फ्लावर्स, आपको पॉलन कलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद उसको क्रॉस करना होगा, क्रॉसिंग करने के बाद 1,76,633 फ्लावर को आपको पॉलिनेट करके बैगिंग करना होगा, तब Yes. आपको एक 151 लगभग 150 kg जो है हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस मिलेगा। कितना टफ टास्क है, Yes. मतलब 1,76,633 फीमेल फ्लावर को आपको पॉलिनेट करना है, तब आपको 150 kg जो है हाइब्रिड सीड मिलेगा। तो अगर यहाँ पे
अगर वर्क फोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि फिर हाइब्रिड सीड का जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है कितना बढ़ जाएगा। yes, ठीक है, Yes. इसलिए वैसे एरिया में ये ग्रो होता है जहाँ पे कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का जनरली जो काम देखा जाता है, वर्क होता है, वैसे एरिया में जहाँ पे कि चीप वर्क फोर्स अवेलेबल है, कोशिश वही किया जाता है। तो ये अभी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टडी का भी कंसेप्ट है इसमें, लेकिन अभी वो उतना इफेक्टिव नहीं है। जीएमएस है, मैंने जीएमएस बताया ही। जीएमएस में एक अलग ट्रबल है कि नहीं? तो ये फिर मिक्सचर ऑफ प्लांट मिक्सचर भी होता है जीएमएस, अगर आप ले भी लेते हैं तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, Yes, sir. अभी यहाँ ये लिखा है ना, इन इंडिया द सीड्स ऑफ हाइब्रिड कॉटन आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय हैंड इमेस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन और बाय हैंड पॉलिनेशन ऑफ जेनेटिक मेल स्टाइल कॉटन। ठीक है, द लेबर रिक्वायर्ड फॉर हैंड पॉलिनेशन मेक्स दिस प्रोसीजर इकोनॉमिकली अनफीजिबल इन सर कंट्रीज। क्वेश्चन आएगा सर। हेलो हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोल रहे हैं अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन में हम्म, कौन सा टेक्निक है, ब्रीडिंग ब्रीडिंग टेक्निक यूज करेंगे तो क्या होगा इसमें? इंडिया में क्योंकि इसमें तो जीएमएस भी है, जीएमएस है लेकिन वो तो आपको उतना देखना नहीं है। होगा ना, आपको ऑप्शन देखना होगा, अगर दोनों दिया तो दोनों सही होगा। अगर ठीक इमास्कुलेशन देखिए, इमास्कुलेशन रहेगा। मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन दिया है हैंड इमेस्कुलेशन पॉलिनेशन, जीएमएस, सीजीएमएस हाँ और सीएम। जीएमएस। अगर चारों दिए हैं तो आपको हैंड अब क्या इमेस्कुलेशन करेंगे? पॉलिनेशन ऑप्ट करना है। लेकिन अगर ये लिखा है कि बोथ हैंड इमेस्कुलेशन एंड जीएमएस, तो आपको फिर बोथ ऑप्ट करना होगा। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीएमएस में आपका सीड प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, इकोनॉमिकल नहीं है। बोथ रहेगा तो हाँ तो उसमें बोथ रहेगा तो बोथ कर देंगे हाँ, जीएमएस तो। बोथ रहेगा तो क्वेश्चन ये देखना होगा कि क्या लिख रहा है, इकोनॉमिकल लिख रहा है, इकोनॉमिकल ओ लिख अच्छा, रहा है इकोनॉमिकल रहेगा तो नहीं करेंगे। अगर इकोनॉमिकल है, इंडिया में पूछ रहा है तो हैंड इमेस्कुलेशन फाउंडेशन इकोनॉमिकल है, लेकिन फॉरेन कंट्री में पॉसिबल नहीं है, इंडिया में पॉसिबल है। हम्म, लेकिन अगर आप जीएमएस लेंगे तो जीएमएस में फिर इकोनॉमिकल नहीं है। हाँ, सीड प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, yes, ठीक। तो ये इसमें है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, जैसे इसमें एक हाइब्रिड पेरेंटेज था HH223 हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इसका कॉटन में। तो ये इन्होंने हाइब्रिड सीड में ये बताया है, और हिर्सुटम का क्रॉस हिर्सुटम से ही कराया है। और इंडिया में सबसे पहला जो इंडिया ने कॉटन में हाइब्रिड दिया है, जो कि जीएमएस बेस्ड है, जो गुजरात में डेवलप हुआ था। ठीक है, यस। ये सब प्लांट के अलग अलग के कैरेक्टर है, जो फीमेल लाइन है, मेल लाइन है, उसका फिर इमेस्कुलेशन है, पॉलिनेशन है। ठीक है, 800 फीमेल में हम लोग 800 ग्राम जो सीड रेट है, मेल में 200 ग्राम, तो 1:4 हो गया ना प्लांटिंग रेशियो। ठीक है, तो ये अडॉप्ट किया जाता है, इमेस्कुलेशन एंड फिर उसी तरह पॉलिनेशन। इमेस्कुलेशन जो है वो इवनिंग में 3 to 6 PM करते हैं, और पॉलिनेशन नेक्स्ट मॉर्निंग में 9 AM to 1 PM तक, 4 घंटा। एक्चुअली ये बहुत ही बेस्ट टाइमिंग होता है। इवनिंग टाइम में आप इमेस्कुलेट करके फ्लावर को रख लीजिए बैगिंग करके, मॉर्निंग टाइम जैसे ही हुआ तुरंत पॉलिनेट कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होते जाता है, आरएच ह्यूमिडिटी बढ़ते जाती है, और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी जो है मॉर्निंग टाइम तक एकदम मेंटेन रहता है। अदरवाइज जब yes, मॉर्निंग टाइम से इवनिंग टाइम तक रखेंगे, स्टिग्मा का जो है वो रिसेप्टिविटी घटने लगता है, कि पॉलन ट्यूब का ग्रोथ जो है वो कितना होगा, ये अगेन इस पे डिपेंड करता है। तो वेदर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये सब है इसमें, ये तो नॉर्मल चीज है। हाँ, जीएमएस बेस्ड अगर आप लेंगे तो ये डिजाइन है इसका, कॉटन हैबिट सीड प्रोडक्शन, इसमें आप जीएमएस यूज कर रहे हैं। ठीक है, हैबिट सीड प्रोडक्शन, कॉटन हैबिट सीड प्रोडक्शन यूजिंग जीएमएस।
तो आप देख लीजिए कि जो HHM जो 1 है 4 मेल रो यहाँ लगाया गया है सबसे किनारे, और 32 फीमेल रोज हैं बीच में, और अगेन 4 मेल रो है। ठीक है, 4 फीमेल इज टू 1 मेल यहाँ पे रखा गया है रेशियो। yes, ठीक है, तो यहाँ से फिर पॉलिनेशन जो होगा, अगर आपका वो है GMS सिस्टम है, तो GMS में आपको फिर पॉलिनेशन हैंड से नहीं करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पॉलिनेशन होगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा, जो वहाँ पे आपको यूज करना होगा, जो इंसेक्ट पॉलिनेटर है वहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है। इसे तो CMS GM मेल स्टडी सिस्टम लाया गया है कि आपको करना नहीं है, करने के लिए हैंड इमेस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन वहां आपको करना पड़ेगा। yes, ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड हो ही गया, पेरेंट्स हो गया, ये इसी तरह से यूज किया जाता है। फिर अलग अलग जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये पूरा कॉटन का जो है ना, ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन था, ये पूरा टोटल, सॉरी ये फ्लोरल बायोलॉजी। अब हम लोग एक थोड़ा सा वो देख लेते हैं, हाइब्रिड सीड, ये सीड प्रोडक्शन का क्या स्टैंडर्ड है और मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम 1 मिनट शेयर कर रहे हैं। yes, हाँ, जो सीड प्रोडक्शन का है कॉटन में, तो जनरली तो हमारे यहाँ वही है, गॉसिपियम स्पीसीज तो है ही, हिर्सुटम जो yes, हमारा अमेरिकन कॉटन है उसी का मेन प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। मतलब ऐसे है हमारे पास सारा स्पीसीज है इंडिया में, लेकिन मेनली जो है हिर्सुटम जो अमेरिकन कॉटन है उसी का प्रोडक्शन। ठीक है, फ्लावर वालाइजी तो हम लोगों ने yes, डिस्कस किया ही था अभी, वो सेम चीज है, ज्यादा इसमें ये नहीं है। बस यही है कि ऑफन प्लस पॉलिनेटेड क्रॉप है, वो मैंने बताया है कि, और 5 to 50% है, तो अलग अलग जगह पर अब इन्होंने 60% रिपोर्ट किया है, मोर देन 60%, और वहाँ पे क्या है मैक्सिमम 50%। तो अगेन डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, कहाँ पे किस तरह का है। yes, जो वैरायटी है उसमें आपके पास ओपन पॉलिनेशन में जो वैरायटी है, अगर इसमें कॉटन में है तो वह ऑनली नॉर्मल जो वैरायटी होता है उसी की तरह वो ओपन पॉलिनेशन में वो क्रॉसिंग होकर के मेंटेन हो जाता है। ठीक है, और हाइब्रिड है तो फिर आपको 2 लाइन का रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए। उसके पेरेंटल लाइन्स है yes, तो पेरेंटल लाइन अपना वो मेंटेन हो जाएगा, फिर आपको फाइनली जो पेरेंटल लाइन क्रॉस करके हाइब्रिड से प्रोडक्शन। ठीक है, yes, अब इसमें वही चीज है, इमेस्कुलेशन एंड डस्टिंग, वही इमेस्कुलेट कर दिए फिर पॉलन ला करके इसमें डस्टिंग कर दी, सेम चीज है। एक तो ये टेक्निक है, दूसरा है ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और बर्ड टाइम पे ही जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको एक छेद कर करके उसके अंदर एक पाइप घुसाते हैं, स्ट्रॉ, बहुत कॉमन मेथड है ये। yes, स्ट्रॉ एंटर कर देते हैं और उसके बाद जो है वो कोशिश करते हैं कि अंदर में, क्योंकि पहले जो है इसमें स्टेमन मैच्योर करता है, मतलब एंथर, तो हम लोग का ये टारगेट होता है कि उसको एंटर करा करके और उसके पाइप के थ्रू सक करके सारा पॉलन खींच के बाहर निकाल दें। ठीक है, yes, फिर ये इमेस्कुलेट कर गया, फिर अगले दिन जो है फ्लावर को ओपन करके उसको पॉलिनेट कर देते Yes. हैं। ये टारगेट होता है। अ, देख रहे हो ना, ये स्टार्टिंग में इमेस्कुलेट हो गया, उसके फ्लावर बड जो है उसको डस्ट किया गया, तो यहाँ से जो है इमेस्कुलेट करके या रिमूव कर दिया गया, फिर डस्टिंग किया गया, ये देख रहे हो फ्लावर को ओपन किया गया है बड को रिमूव करके, और इसको फिर कॉटन जो है ना स्टिग्मा को है, जो है जो जहाँ से ये है आपका जो किसी होता है ना कंटेनर में थोड़ा सा बॉक्स टाइप का होता है, उसमें पॉलन कलेक्ट रहता है, उसमें सिंपली ला करके इसको स्टिग्मा पे टच करा दिया जाता है, वो रिसीव हो जाता है। फिर उसके बाद बैगिंग कर दिया जाता है, बैगिंग करने के बाद जो है फिर ये मिल फ्लावर, ये जो अपना बॉल का डेवलपमेंट हो गया, और उसमें जो सीड आएगा वो हाइब्रिड सीड होगा। बस यही टेक्निक होता है। और हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम जब हमको वैरायटी रिलीज करना होता है, वैरायटी के डेवलपमेंट में, उस समय भी हम लोग को यही चीज करना होता है। ठीक है, और ये है वैरायटी और हाइब्रिड है, इसमें अलग अलग है बहुत सारा का जो है, सबके पेरेंटल लाइंस है, कितना सीड मिलता है सबका अलग अलग है, ये आप लोग देख लेना।
लिस्ट ना है अलग अलग हम लोग देखेंगे। क्या क्या? हेलो, हाँ, इतना हम लोग को थोड़ी वैरायटी और यील्ड सब कुछ इसमें दो तीन एग्जाम कॉमन वैरायटी और एक इसमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना। अगर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है तो एक हाइब्रिड को फोकस करके उसका पेरेंटल लाइन तो देना पड़ेगा ना। कैसे पता चलेगा कि आप किसी वही पर्टिकुलर सर, मतलब दो तीन एग्जाम्पल, इतना सारा एग्जाम्पल कौन देगा? नहीं, इतना सारे एग्जाम्पल सीड तो इतना सारे एग्जाम्पल वो जस्ट नॉलेज के लिए है ना। लेकिन आपको दो तीन को यस। बताना पड़ेगा ना कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हम किसका पेरेंटेज लिए, किसको हम फोकस कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आप जनरल लिख देंगे। क्वेश्चन तो एग्जाम में जनरली पूछेगा कि नहीं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कितना अगर सीड हाइब्रिड रेट सीड है, हाँ अगर हमने कितना हमने यील्ड है। नहीं हमने ये कहा कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन आपको लिखना है तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन आप लिखेंगे यस। देंगे ना कि भाई इस हाइब्रिड को हमने फोकस किया और इस हाइब्रिड में ये पेरेंटेज एग्जाम्पल है। कुछ भी दे सकते हैं। हाँ लिखने का एक दो एग्जाम्पल दे बात देना है, नहीं नहीं? कर रहे सर, ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहे हैं। हाँ उसमें देना लिखने के पड़ेगा। लिए नहीं बोल रहे, ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहे नहीं एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना कि ये हैबिट है इसका पेरेंटेज है तो आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि किस हैबिट के बारे में आप लिख रहे हैं। वो नहीं जनरल सर, टाइप्स हो ये जाएगा। एग्जाम पूछते हैं ना सर, नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इन केस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो इस तरह का चीज तो आपको देना पड़ेगा। हैं। वो ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहे हैं सर। नहीं अगर एग्जाम कोई नहीं ऑब्जेक्टिव में तो जनरली इस तरह का नहीं है पेरेंटेज का कोई। नेट वेट में क्वेश्चन आता नहीं है इससे कॉटन वाटर, नहीं नेट इसीलिए में पूछ रहे हैं, आप नेट लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना वहां पे। नहीं नेट में जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ कौन सी हाइब्रिड है उसका आता है। जैसे एग्जांपल सुवीन है, सुवीन बहुत प्रोमिनेंट है। जयलक्ष्मी है, ठीक है, सविता है। ये हाँ, सर, ये सब नाम से पूछा जाता है कि भाई कौन सा इसमें जो है हाइब्रिड कॉटन है और कौन सा आपका इंटर yes। स्पेसिफिक है और कौन सा इंटर स्पेसिफिक। इससे ज्यादा नहीं ये सर हम्म क्रॉसिंग भी पूछता है सर, जैसे हिस्टम अबावर्डेंस का क्रॉसिंग क्या क्रॉसिंग तो है? अभी जो जेआरएफ पीजी का होता है ना उसमें पूछता है और उसमें पेट क्वेश्चन जो है जनरली एक ही है जो कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है। हालांकि है तो बहुत, यस लेकिन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड में जो जया लक्ष्मी है जल्या लक्ष्मी वो एक है और यस एक आपका वरलक्ष्मी है तो वो ज्यादा यस पूछते हैं। अगर क्वेश्चन अगर पूछता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड में तो जनरली वही पूछा जाता है। तो आपको एक दो एग्जांपल तो ध्यान में रखना पड़ेगा तभी होगा ऐसा। और वैरायटी में जो एमसीयू सीरीज का एमसीयू इतना सारा 5 है। क्रॉप है। हेलो, हम्म हेलो, हाँ हाँ इतना सारा क्रॉप, इतना का फ्लोरल बायोलॉजी और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे याद रहेगा? याद तो कुछ उसमें कॉमन कॉमन चीज बताइए कि क्या रखना है याद, क्या छोड़ना है। उतना बाप रे, इतना अच्छा फ्लोरल फ्लावर बायोलॉजी और हर एक फ्लावर में क्रॉप वाइज जो है हर एक फ्लावर में कुछ डिफरेंस है। अगर आप उसको वही तो सर, ऑयल सीड में भी सब में अलग अलग है। और अलग अलग तो पल्स अलग में दो अलग है, सीरियल्स में अलग है। पल्स में तो चलिए दो तीन हो जाएगा, दो तीन कर लेंगे अल, तो फिर अलग है सीरियल्स और लेकिन लेकिन जो सीरियल क्रॉप है उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है अगर हमने व्हीट का कहा या अगर पैडी का कहा तो नहीं सर, सिर्फ नहीं, ऐसे वीट में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन नहीं मेज में भी है, राइस में भी है, मैं बता रहा हूँ ना कि जो और सब में है, बेसिक स्ट्रक्चर सॉर्गम जो में है है। बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं बदलेगा ना। बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होगा जैसे अगर हमने कहा कि पैडी का है तो पैडी में और व्हीट में थोड़ा बहुत चेंज होगा। उसके बाद अगर हम पल्स क्रॉप बोल रहे हैं, पिजन पी बोल रहे हैं, मूंग बीन बोल रहे हैं, उर्द बीन बोल रहे हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर जो पेपिनोनियसिस फ्लावर का है वो तो बदलेगा नहीं। उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। चेंज तो रहता है। वही चेंज अब बहुत होगा मोनोडेल्फिस का स्टैमेन है, डायडेल्फिस स्टैमेन है, यही तो होगा। या अगर ग्राउंडनट लेंगे तो आपको दो स्टेराइल एंथर मिलेगा, स्टैमेन होगा। यही तो एक स्पेशल लिखना हो बाकी जो कोरोला का जो स्ट्रक्चर है वो तो नहीं बदल जाएगा ना। वो तो वही रहेगा, स्टैंडर्ड कील यस विंग्स कैलिक्स वही रहेगा। क्या बदला उसमें? फ्रूट वही रहेगा, स्टाइल वही, स्टिग्मा वही और ओव्यूल वही।
ओवरी वही, तो अंतर कहाँ रहा? पूरा पल्स का फैमिली का ऑलमोस्ट एक ही रहा, थोड़ा बहुत अगर चेंजेस हो सकता है। फाइबर क्रॉप में आएंगे, अगर कॉटन आप ले रहे हैं, फाइबर क्रॉप में कितना है ही आपके पास, कॉटन है, जूट है, सिर्फ आपको डिफरेंस पकड़ना है ना, ये बात है। और ब्रीडर को तो सब याद रखना है। और मैं ये भी बता दूं कि जो सीड प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट है, ठीक है, जो सीड प्रोडक्शन जो पर्सनल है, उनको तो और ध्यान में रखना है सारा चीज। वही। हाँ, एक एक चीज ध्यान में, क्योंकि आपका सीड प्रोडक्शन जो एफिशिएंसी इन सारे चीजों पे डिपेंड करता है, और खासतौर से हाइब्रिड में तो बिल्कुल डिपेंड करता है ना। तो ये तो है, ये ये है कि आपको इसको अपने तरीके से देखना होगा कि हम इसको कैसे याद रखेंगे, कितना डिफरेंसेस है, मेरे को कैसे याद रखना होगा, कैसे हम इसका बनाएं नोट्स, तो फिर वो याद रहेगा, उसमें तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और क्वेश्चन कैसा है कि क्वेश्चन तो बेसिक ही जनरली पूछा जाता है ना, ऐसा तो है नहीं। ये स्टेप्स इन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ये तो वही सारा चीज है जो नॉर्मली हर एक क्रॉप में आप पढ़ते हैं। अब इसमें नया क्या लिखेंगे हम? एक स्टेक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का अपना एक पूरा प्रोफॉर्मा मतलब पूरा स्ट्रक्चर है। अब उसमें आप क्या चेंज कीजिएगा? उस वही कहानी है, इवनिंग टाइम में जो है वो इमेस्कुलेशन करते हैं, बैगिंग कर देते हैं, मॉर्निंग टाइम में पॉलिनेट कर देते हैं नेक्स्ट डे, बस। और क्या लिखेंगे आप इसमें? ठीक है, यही चीज है, और तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता ना, सेम कॉपी स्ट्रक्चर भरना वही होता है। है वैसे। हाँ, क्या? एग्जाम में कॉपी भरना होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो टेंशन नहीं है। एग्जाम में कॉपी भरना होता है कि लिखना होता है? हैं? भाई, कॉपी भरने के लिए आना भी तो चाहिए। दो दो लाइन पढ़ लेंगे, हो जाएगा। चलो, अच्छा, जेनेटिक जो मेल स्टेरिलिटी का तो ये हो गया। लैंड रिक्वायरमेंट वही, वॉलंटियर प्लांट का जो है डेजिग्नेटेड डिसीज सबसे फ्री होना चाहिए। विंटर क्रॉप का सीजन वही अगस्त सितंबर, और समर क्रॉप का फरवरी से मार्च। सीड एंड सोइंग वही चलेगा, आप जो है ठंडी के सीड सोर्स से लेना है, टैग एंड बिल देख लेना है। प्री सोइंग मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो उससे आप यूज कर सकते हैं, पंगामिया लीफ एक्सट्रैक्ट से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, डिलिमिटेड, आपको फर्स्ट जी जो सीड है उसको डिलिमिटेड करना पड़ेगा। ये डेट आप लोगों ने देखा ही, अगर वैरायटी है तो 15 केजी पर हेक्टेयर फर्जी है, अगर डिलिमिटेड है तो 7.5 केजी पर हेक्टेयर, सीधा आधा हो जाता है। डिलिमिटिंग आपको करना पड़ता है, ये रेट घट जाएगा। फिर हाइब्रिड सीड है, तो हाइब्रिड सीड में आपका जो है वो जो भी रेशियो आप अडॉप्ट कर रहे हैं उस हिसाब से मेल एंड फीमेल का लगे। सीड ट्रीटमेंट है तो वही, फिर आपका सीड ट्रीटमेंट आप जैसे एजोस्पाइरिलम से कर रहे हैं, या फिर आप बेविस्टिन से कर रहे हैं, या और जो केमिकल है जो भी रिकमेंडेड है उसमें आ जाएगा। स्पेसिंग है, लॉन्ग ड्यूरेशन है 19 टू 30 सेंटीमीटर, हाइब्रिड में 120 टू 60 सेंटीमीटर। शॉर्ट ड्यूरेशन है 16 टू 13 हाइब्रिड एंड वैरायटी, और हाइब्रिड में 90 टू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब है। फिर अगर हम लोग आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं तो 50-30, और हाइब्रिड है तो अगेन 50-30। यस। कंपोस्ट यूज कर रहे हैं फिर 12.5 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, और एनपीके अगर हम यूज कर रहे हैं तो 100-50-25। ठीक है, बेसल डोज में वो 50 पड़ जाएगा नाइट्रोजन, तो नॉर्मली हर एक क्रॉप में होता है। नथिंग इज न्यू, टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का करते हैं, है कि नहीं? फोलियर स्प्रे करना है तो डीएपी का आप कर सकते हैं, 58% डीएपी, अगर फास्फोरस की जरूरत है। फास्फोरस का रोल ये फ्लावरिंग में है ना, डायरेक्ट रोल है, तो इसलिए फास्फोरस का देना जरूरी है। तो यस। किया जाता है 4 स्प्रे तक, 5 स्प्रे तक भी होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर वहाँ पे डिफिशियंसी है तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी सॉइल में है। ठीक है, यस। और एनए का भी स्प्रे स्प्रे किया जाता है। ये पर्पस होता है कि जो बॉल का जब आपका जो कैप्सूल है उसका जो ड्रॉपिंग होता है उससे उसको रोकने के लिए। अदरवाइज अगर ये क्या होगा कि फिर वो ड्रॉपिंग ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद जो टॉपिंग करते हैं, टर्मिनल ग्रोथ को कट कर देते हैं, जिसके कारण कि इसमें नंबर ऑफ जो नोड होगा वो बढ़ने लगेगा। टर्मिनल ग्रोथ बाय निपिंग द टर्मिनल 10 to 12 नोड पे जा करके इसको निपिंग कर देते हैं, इसके कारण कि जो है ब्रांचेस जो है वो ऑक्सिन का सिंथेसिस होगा, ब्रांचेस फैलने लगेगा, पूरा नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाएगा, नहीं तो ऊपर ही ग्रोथ होने लग जाएगा। इसमें रोगिंग कितने बार करेंगे? रोगिंग है इसमें नॉर्मली, रोगिंग का सिंपल सा है कि आपको एक फ्लावरिंग से पहले और एक फ्लावरिंग के बाद, ये वैरायटी में होता है जनरली। लेकिन अगर आपका हैबिट अगर वहां पे लगा है तो आपको 3 बार करना पड़ेगा, एक फ्लावरिंग से पहले, एक फ्लावरिंग के बाद, एक हार्वेस्टिंग से पहले। यस। ठीक है। और ऑफ टाइप कैसे पहचानेंगे? यहाँ सब दिया हुआ है कि प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है, लीफ का साइज क्या है, लीफ का कलर क्या है, हेयरिनेस है या नहीं है, स्टेम का कलर क्या है, फ्लावर का कलर क्या है, पेटल का स्पॉट क्या है, पॉलन का कलर क्या है, नंबर ऑफ सिंपोडियल ब्रांचेस कितने हैं, फ्रूटिंग ब्रांचेस। ठीक है। बॉल साइज क्या है, बॉल का शेप क्या है, पिटनेस जो होता है वो क्या है, एंड देन जो जो पिटिंग होता है ना, लीफ पे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो क्या है। यस। ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। फील्ड स्टैंडर्ड में अगर आते हैं तो वैरायटी है ऑफ टाइप 0.1, फाउंडेशन सीड में, हाइब्रिड में भी 0.1, वैरायटी में सर्टिफाइड में होगा 0.2, लेकिन हाइब्रिड जाएंगे 0.5। आइसोलेशन, इरिगेशन मैनेजमेंट करना ही 10 डेज पे देना होता है, इरिगेशन अगर अवेलेबल है वहाँ पे। ठीक है। और स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेंगे तो वही आपका Na का स्प्रे, और 20 साइकोसिल का भी स्प्रे करते हैं हम लोग, जिसके कारण कि वो गिरेगा नहीं, बॉल का जो है ड्रॉपिंग कम होगा। हार्वेस्टिंग वही है, 45 डेज आफ्टर एनालिसिस जो हार्वेस्टिंग किया जाता है। ये है। ठीक है। और मॉइस्चर जो है हार्वेस्टिंग के टाइम पे 30 to 35% होना चाहिए। इसके बाद अ, सब चीज वही है। एंड ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लावरिंग हैबिट वंस ओवर, हार्वेस्ट इज नॉट प्रैक्टिस। तो ये आपका इसमें कंटिन्यूअस फ्लावरिंग होता है तो एक बार आपका पिकिंग नहीं होता है। इसमें खासियत यही है कि इसमें हम लोग पिकिंग बोलते हैं, और इसमें है कि आपका 3 times 4 टाइम पिकिंग होता है। एक बार में पूरा कॉटन का जो बॉल है उसको हम लोग हार्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों सर? कंटिन्यूअस होता है ना, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है ना, बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता जाता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर आगे बढ़ता है, ब्रांचिंग आते चला जाता है। ठीक है। तो जो पुराना ब्रांच हो गया उसमें तो आपका निकल गया सारा कुछ फ्रूट डेवलपमेंट, लेकिन अगला जो ब्रांच निकलेगा उसमें वो कुछ दिन बाद मैच्योर होगा, तो फिर अगेन आपको पिकिंग करना पड़ेगा। ये राइस और व्हीट का नहीं है ना, कि एक बार में पूरा मैच्योर हो गया। सर, एक बॉल में सर एक ही बार में पिकिंग करेंगे सर? इसमें एक बॉल से सर एक ही बार पिकिंग करेंगे ना सर, कैप्सूल से? नहीं क्या, नहीं, पिकिंग का यहाँ कहने का मतलब है कि आप जो है हार्वेस्टिंग जो है, बॉल का कलेक्शन आप कितनी बार किए फील्ड में जाकर के। अच्छा, ओ, वो होल फील्ड से सर? हाँ, हर एक प्लांट से। तो हर एक प्लांट इसमें इंडिटरमिनेट ग्रोथ पे है। अभी क्या है, अभी एक प्लांट में एक ब्रांचेस ग्रोथ हुआ, सारा फ्रूटिंग ब्रांचेस है तो सारा फ्रूट का डेवलपमेंट हो गया, बॉल का डेवलपमेंट हो गया। फिर वो अगला फिर ब्रांचेस बढ़ा, उसमें फ्लावर ग्रोथ हो रहा है, सब एक साथ बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है, ब्रांचिंग होते जा रहा है, और सब में जो है बॉल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब सब एक साथ मैच्योर नहीं ना करेगा, अमूमन इसमें 3 से 4 बार पिकिंग होता ही है। ठीक। ठीक है। यही सब, यही है जो खास चीज है इसके साथ। कपास sorting, टिन्निंग एंड सर्टिफिकेशन ये आप लोग देख लेना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल। ये प्रोसेसिंग करेंगे, एसिड डिलिंटिंग करते हैं H2SO4 से फल हटाने के लिए। एसिड डिलिंटिंग मशीन भी है। अभी यहाँ तो हमारा कॉटन का एरिया है नहीं, जहाँ है वहाँ पे, जहाँ लगता है वहाँ पे ये अवेलेबल होता है। ठीक है। और आप ये देखिए सीड स्टैंडर्ड में
98% again physical purity inert matter 2 oxide 5 per kg 10 per kg wheat seed 5 per kg 10 per kg native purity 100 germination percentage 55 65 वैरायटी में और हाइब्रिड में लेंगे तो 75 75 है कि नहीं। यस उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट जो है वो मॉइस्चर पर वीएस है तो 10 10 और मॉइस्चर वेपर प्रूफ है तो 6 6। इस सीरीज का स्टोरेज है जो मिड स्टोरेज करेक्शन भी आप लोगों को बताए थे। फिर सीड प्राइमिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो अलग अलग उसमें केमिकल NH2O4 भी है। फिर सिंपल सा वाटर से प्राइमिंग किया जाता है, ठीक है। और इसमें भी क्या बोलते हैं कि वही वाटर से ही है एक, ठीक है। उसमें सिंपल से प्राइमिंग ट्रीटमेंट करके उसको शेड में ड्राई करके स्टोर कर लिया जाता है। प्लांटिंग वैल्यू जो है ओल्ड सीड प्लॉट का जो है वो आपका अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो Yes, ये था आप लोग का